हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेविड विलियम्स है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन जब लालच दिमाग पर हावी होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूं और पैसा कमाने का कोई न कोई मौका ढूंढता रहता हूं। ऐसा ही एक शॉर्टकट से पैसे कमाने का मौका मेरी जिंदगी में भी आया। जिसके बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मैं अब आपको सुनाता हूं। वह हैलोवीन से एक दिन पहले का दिन था जब मैंने पहली बार अपने एक दोस्त से नो एंड हाउस के बारे में सुना। उसने मुझे बताया कि यह एक प्रसिद्ध भूतिया घर था जिसे देश में सबसे बड़ा और डरावना कहा जाता था। इसके बारे में सभी ने सुना था, लेकिन ये कहाँ था, ये किसी को पता नहीं था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसे यह मिल गया है। नियम बहुत सरल थे। आपको घर में प्रवेश के लिए $20 का भुगतान करना होगा फीस के तौर पर। इमारत में कुल 9 कमरे थे। यदि आप अंतिम कमरे तक पहुंचने में कामयाब रहे तो आप $500 जीतेंगे। एकमात्र समस्या ये थी कि कोई भी इसे अंत तक पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाया था। इसीलिए उन्होंने इस खेल का नाम नो एंड हाउस रखा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इस खेल में पहले हिस्सा ले चुका है और उसने घर पूरा करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह असफल रहा। उसने कहा कि भूतहा घर शहर से लगभग 4 मील बाहर स्थित था और वहां पहुंचने के लिए उसने मेरे लिए एक नक्शा बना के दिया। इससे मेरी रुचि बढ़ी और मैंने उससे कहा कि मैं अगली रात इसकी जांच करूंगा। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उस घर में न जाने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। उसने मुझसे कहा कि वह घर बहुत खतरनाक है। उस घर में जो चीजें हैं, वे किसी की भी कल्पना के परे हैं। मैंने उसकी एक न सुनी और उसकी सारी चेतावनियां नजरअंदाज कर दी। मैंने अपना मन बना लिया था। एक भूतिया घर जिसके सिर्फ 9 कमरों को पार करने पर $20 के $500 मिलने वाले थे, इससे आसान पैसा कमाने का क्या तरीका हो सकता था। पैसा जब दिमाग में चढ़ता है तो मैं सच बताऊं, उस समय फिर कुछ और करने का या समझने का मन नहीं करता। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा था, बस 20 का 500 ही दिमाग में घूम रहा था। अगली रात मैंने उसके बनाए नक्शे का पूरा जायजा किया और सूरज ढलते ही नो एंड हाउस पहुंच गया। मुझे उस इमारत को देखकर लगा कि इमारत में कुछ अजीब है। मुझे अपने पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। बाहर से यह उतना डरावना नहीं लग रहा था, फिर भी किसी कारण से इसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी थी। जैसे जैसे मैं उस भूतिया घर के पास पहुंचा और सामने का दरवाजा खोला, बेचैनी की भावना और भी तेज हो गई। अंदर कदम रखते ही मैंने राहत की सांस ली। एंट्रेंस हॉल सामान्य लग रहा था, जैसे हैलोवीन के लिए सजाई गई होटल लॉबी। दीवार पर एक चिन्ह लगा हुआ था जिस पर लिखा था, नीचे ट्रे में $20 छोड़ें और रूम 1 की ओर बढ़ें। 8 और लोग आएंगे। अंत तक पहुंचे और आप $500 जीतेंगे। एक खुशी भरी हंसी के साथ मैंने अपना पैसा साइन के नीचे ट्रे में रख दिया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। पहला कमरा पूरी तरह खाली पड़ा था। इस कमरे को देख मुझे हंसना आ गया। यह एक मजेदार मेले में बच्चों की भूत ट्रेन जैसा दिखता था, जिसमें छत से लटकते सफेद चादर वाले भूत और मशीनी लाशें थीं जो आगे की ओर झुकती थीं। और जब आप उनके पास से गुजरते थे तो अजीब अजीब डराने के लिए आवाजें निकालती थी। मैंने नकली मकड़ी के जालों को किनारे किया और कमरे के दूर कोने पर स्थित दरवाजे की ओर चला गया। दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही घने कोहरे ने मेरा स्वागत किया। एक रबर का बल्ला छत से लटका हुआ था और एक चौड़े घेरे में उड़ रहा था। रिपीट पर कुछ डरावना सा हैलोवीन संगीत बज रहा था। मैंने कुछ खिलौने वाले चूहों के ऊपर कदम रखा जो फर्श पर आगे पीछे दौड़ रहे थे, और अगले कमरे का दरवाजा खोल दिया। पहली नजर में कमरा 3 एक सामान्य कमरा ही लग रहा था। इसमें बहुत कम फर्नीचर था, फर्श के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी थी और कोने में एक लैंप था जो रूम को सही से रोशन नहीं कर पा रहा था। मुझे यह महसूस करने में कुछ मिनट लग गए कि कमरे में कुछ ठीक नहीं है। असल में लाइट की वजह से फर्श और दीवारों पर छाया बन रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि छाया इतनी ज्यादा बन रही थी जबकि उस छाया को बनाने के लिए वहां कोई चीज थी ही नहीं। इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा था।
मैं दीवार के सामने कुर्सी की परछाई देख सकता था, लेकिन उसके बगल में अन्य परछाइयां भी थीं जिनका वहां होना कोई मायने नहीं रखता था। फिर मेरी नजर नीचे अपने पैरों पर पड़ी। मेरी अपनी परछाई वहां नहीं थी। उस क्षण मैं इतना ज्यादा डर गया कि मेरे साहस ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं पलटा और मैंने वह दरवाजा खोलने की कोशिश की जिससे मैं अभी अभी आया था। मेरे आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब मुझे एहसास हुआ कि यह बंद था। मेरे पास पीछे हटने का विकल्प ही नहीं था। केवल एक चीज जो मैं कर सकता था, वह थी कमरे से होते हुए दूसरे दरवाजे तक चलना और अगले रूम में जाना। चौथा कमरा और भी ज्यादा परेशान करने वाला था। उसमें कोई रोशनी नहीं थी। मेरे पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मैं पूरे अंधेरे से भरे कमरे में वहीं खड़ा रह गया। घुप अंधेरा था और मैं कुछ भी देख नहीं सकता था। मैं हिलने से भी डर रहा था। मैं अंधेरे से नहीं डरता हूं और न ही कभी डरा हूं। लेकिन उस विशेष अंधेरे के बारे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे पूरी तरह से डरा कर रख दिया था। अंधेरा इसका पूरी तरह से वर्णन नहीं करता है। ये किसी भी चीज का अभाव था। वहां बस एक मौत के जैसा सन्नाटा था। मैं कुछ भी देख तो पा नहीं रहा था, साथ ही साथ सुन भी नहीं पा रहा था। सुनने से मेरा मतलब है, मैं अपने आप को सांस लेते हुए भी नहीं सुन पा रहा था। यह मुझे मौत की आहट लग रही थी। तभी एक धीमी गुनगुनाहट से सन्नाटा टूट गया। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए और मुझे लगा कि मेरे पीछे से कुछ गुजरा। मैं जितनी जल्दी हो सके पीछे मुड़ा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी पता लगाना असंभव था। गुंजन तेज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि शोर ने मुझे घेर लिया है। मैं जानता था कि वहां कुछ है जो अंधेरे में छिपा हुआ है, और मैं जानता था कि वह धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। तब तक मैंने कभी इतना डर अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। मैं मरने से नहीं डरता था, मैं इस बात से डरता था कि अगर मैं जीवित रहा तो मेरा क्या होगा। मुझे डर था कि अंधेरे में छिपी चीज मेरे लिए क्या लेकर आए है। गुनगुनाहट की आवाज तब तक और तेज होती गई जब तक कि वह अपने चरम पर नहीं पहुंच गई। फिर एक सेकंड के लिए रोशनी की एक चमक हुई, इससे पहले कि कमरा फिर से अंधेरे में डूब जाता। मैंने देखा कि कमरा खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। गुनगुनाहट अब एक चीख में तब्दील हो गई और वो आवाज इतनी तीखी थी कि मुझे अपने कान बंद करके आगे की ओर भागना पड़ा। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल को आंख बंद करके टटोल रहे थे, और जब मुझे वह मिल गया तो मैंने उसे खोल दिया और पांचवें कमरे में गिरते पड़ते घुस गया। रूम नंबर 5 की छत की ओर देखने पर मैं ये देखकर चौंक गया कि कमरा पेड़ों से ढका हुआ था। उनकी शाखाएं मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी और कमरा बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी विशाल जंगल के बीच में हूं। फर्श पर ऊंची ऊंची झाड़ियां बिछी हुई थीं। ये समझ पाना असंभव था कि एग्जिट कहाँ है। जैसे जैसे मैं कमरे में अंदर गया, मुझे पक्षियों के चहचहाने और झाड़ियों में से कीड़ों के रेंगने की आवाजें सुनाई देने लगी। मैं उन्हें सुन सकता था, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं सकता था। मैं इस उम्मीद में चलता रहा कि जिस अगले पेड़ से मैं गुजरूंगा, उसके पीछे दरवाजा होगा। कुछ क्षणों के बाद मैंने एक भिनभिनाहट की आवाज सुनी और महसूस किया कि मेरी बांह पर कुछ गिरा है। मैंने उसे झटक दिया और चलता रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे लगा कि लगभग 10 और कीड़े मुझ पर आ गिरे हैं। वे मेरी बाहों और टांगों पर ऊपर नीचे रेंग रहे थे, और कुछ तो मेरे चेहरे पर भी कूद पड़े। मैंने अपनी बाहें बेतहाशा झटकी, उन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे ऊपर रेंगते रहे। नीचे देखने पर मुझे एक भी कीड़ा नहीं दिख पा रहा था, लेकिन मैं अभी भी उन्हें अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता था। मैं जमीन पर गिर गया और इधर उधर लौटने लगा, कीड़ों को कुचलने की अपनी पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रेंगने लगा, हालांकि मुझे पता नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं। प्रवेश द्वार कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे अभी तक बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिला था। इसलिए मैं बस रेंगता रहा, अदृश्य कीड़े मेरी त्वचा में काटते रहे। कुछ घंटों के बाद मेरा शरीर थक गया और मेरी सारी उम्मीदें टूटनी चालू हो गई। तभी मैंने एक धीमी कर्कश आवाज सुनी।
ये पहले जैसी ही थी और ऐसा लग रहा था जैसे यह मेरे सामने कहीं से आ रही हो। मैंने सहारे के लिए एक पेड़ को पकड़कर खुद को ऊपर उठाया और कुछ लड़खड़ाते हुए कदम उठाए। तभी मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। यह मुझसे केवल कुछ फीट की दूरी पर था, लेकिन यह आईवी से ढका हुआ था, जिससे ये लगभग अदृश्य हो गया था। मैं वहीं खड़ा रहा, मेरा सिर 6 के निशान वाले दरवाजे से चिपका हुआ था। मैंने अपने कांपते हाथों से कुंडी को पकड़ लिया। वो आवाज अब इतनी तेज थी कि मैं ढंग से कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैं आगे बढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। कमरा 6 अगला था और कमरा 6 नरक था। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मेरी आंखें बंद थीं और मेरे कान बज रहे थे। गुंजन मेरे चारों ओर था। जैसे ही दरवाजा अपनी जगह पर खुला, गुंजन खत्म हो गया। मैंने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और जो दरवाजा मैंने बंद किया था वह गायब था। अब ये सिर्फ एक दीवार थी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरा तीसरे कमरे के समान था, वही कुर्सी और लैंप, लेकिन इस बार छाया की सही मात्रा के साथ। एकमात्र वास्तविक अंतर यह था कि वहां कोई निकास द्वार नहीं था और जिससे मैं अंदर आया था वह भी गायब हो गया था। मानसिक प्रॉब्लम के मामले में मेरे पास पहले से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उस पल में उस स्थिति में पड़ गया जिसे मैं अब जानता हूं कि वह पागलपन था। मैं बेहद शांत था। मैंने कोई आवाज नहीं निकाली। पहले तो मैंने धीरे से कुरेदा। दीवार सख्त थी, लेकिन मुझे पता था कि दरवाजा वहीं कहीं था। मैं बस इतना जानता था कि यही कहीं था। मैंने दरवाजे की कुंडी जहां थी, उसे कुरेदा। मैंने दोनों हाथों से दीवार को जोर से मारा। मेरे नाखून लकड़ी की त्वचा से चिपक गए। मैं चुपचाप अपने घुटनों के बल गिर गया। कमरे में एकमात्र आवाज लगातार दीवार को खरोंचने की थी। मुझे पता था कि दरवाजा यहां था। दरवाजा वहीं था, मुझे पता था कि वह वहीं था। मैं बस इस दीवार के पार जाना चाहता था। क्या आप ठीक हैं? मैं जमीन से उछला और एक गति में घूम गया। मैं अपने पीछे की दीवार के सहारे टिक गया और मैंने देखा कि वह क्या था जो मुझसे बात कर रहा था। मुझे आज तक इस बात का पछतावा है कि मैंने क्यों पलट कर देखा। एक छोटी सी लड़की थी। उसने एक नर्म, सफेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसके टखनों तक थी। उसकी पीठ के बीच तक लंबे सुनहरे बाल, गोरी त्वचा और नीली आंखें थीं। वह सबसे भयावह चीज थी जो मैंने कभी देखी थी, और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कुछ भी उतना भयावह नहीं होगा जितना मैंने उसमें देखा था। उसे देखते हुए मुझे कुछ और ही नजर आया। जहां वह खड़ी थी मैंने वहां एक जानवर जैसा कुछ देखा। उस जानवर का शरीर एक आदमी का था, जो सामान्य से बड़ा था और बालों से ढका हुआ था, लेकिन इसका सिर मानव का नहीं था। इसका सिर भेड़ का और मुंह भेड़िए का था। वह सिर से पांव तक नंगा था और उसके पैरों की उंगलियां काले खुरों के समान थीं। ये शैतान नहीं था, लेकिन उस क्षण ये भी हो सकता था। ये डरावना था। मेरे सामने वह आदमी, जानवर और छोटी लड़की, वे भी एक ही रूप में। मैं वास्तव में इसको सही से बता नहीं सकता कि असल में वो क्या था, लेकिन मैंने उन्हें उसी समय देखा था। उन्होंने एक साथ उस कमरे में एक ही स्थान पर कब्जा कर लिया, लेकिन ये दो अलग अलग आयामों को देखने जैसा था। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे शैतान दिखाई दिया, और जब मैंने शैतान को देखा तो मुझे लड़की दिखाई दी। मैं बोल नहीं सका। मैं बमुश्किल देख भी पा रहा था। मेरा दिमाग उस पल को समझने की कोशिश तो कर रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने जीवन में इससे पहले भी डरा था जब मैं चौथे कमरे में फंस गया था, लेकिन वह डर छठे कमरे के सामने कुछ नहीं था। मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। कोई एग्जिट नहीं था। मैं यहां इसके साथ फंस गया था। और फिर वो बोला, डेविड, तुम्हें सुनना चाहिए था। जब वो बोल रहा था, तो मैंने छोटी लड़की के शब्द सुने, लेकिन साथ ही साथ वो शैतान मेरे दिमाग में ऐसी आवाज में बोला जिसको बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। कोई और आवाज नहीं थी। उस शैतान की आवाज बस उस वाक्य को मेरे दिमाग में बार बार दोहराती रही और मैं अपनी हिम्मत हार गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मैं पागल हो रहा था, फिर भी जो मेरे सामने था उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैं फर्श पर गिर गया। मुझे लगा कि मैं बेहोश हो गया हूं, लेकिन कमरे ने मुझे इसकी इजाजत नहीं दी। मैं बस यही चाहता था कि यह खत्म हो जाए।
मेरी आंखें खुली हुई थी और शैतान मुझे घूर रहा था। दूसरे कमरे से बैटरी से चलने वाले चूहों में से एक मेरे सामने फर्श पर इधर उधर भाग रहा था। घर मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन किसी कारण से उस चूहे को देखकर मेरा ध्यान मेरे डर से हटा और मैंने कमरे के चारों ओर देखा। मैं वहां से निकलना चाहता था। मैंने ठान लिया था कि उस घर से निकल कर रहूंगा और इस जगह के बारे में फिर कभी नहीं सोचूंगा। मैं जानता था कि यह कमरा नरक है और मैं इसमें रहने के लिए तैयार नहीं था। मैंने किसी भी प्रकार के उभार के लिए दीवारों को अपने हाथों से जांचने का सोचा। कमरा इतना बड़ा नहीं था, इसलिए पूरे लेआउट को समझने में देर नहीं लगी। शैतान ने अभी भी मुझे ताना मारा। आवाज तेज हो गई लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मैंने फर्श पर अपना हाथ रखा और खुद को ऊपर उठा लिया और मैं अपने पीछे की दीवार को जांचने के लिए मुड़ा। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। शैतान अब ठीक मेरी पीठ के पीछे था। मेरे दिमाग में फुसफुसा रहा था कि मुझे यह नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गर्दन के पीछे उसकी सांसें महसूस हुई, लेकिन मैंने मुड़ने से इनकार कर दिया। मैंने एक बड़े रेक्टेंगल को लकड़ी में खरोंच दिया था, जिसके बीच में एक छोटा सा गड्ढा भी कर दिया था। अपनी आंखों के ठीक सामने मैंने उस बड़े सात को देखा जिसे मैंने बिना सोचे समझे दीवार पर खोद दिया था। मैं जानता था कि यह क्या था। कमरा 7 उस दीवार के ठीक पीछे था जहां कुछ देर पहले कमरा 5 था। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे किया था, शायद यह उस समय मेरी मानसिक स्थिति थी, लेकिन मैंने एक दरवाजा बना दिया था। अपने पागलपन में, मैंने दीवार पर वह चीज खोद दी थी जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, अगले कमरे से बाहर निकलने का रास्ता। कमरा 7 पास ही था। मैं जानता था कि राक्षस ठीक मेरे पीछे था, लेकिन किसी कारण से वह मुझे छू नहीं सका। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ मेरे सामने बड़े सात पर रख दिए। मैंने धक्का मारा। मैंने जितना जोर लगा सकता था उतना जोर लगाया। राक्षस अब मेरे कान में चिल्ला रहा था। उसने मुझे बताया कि मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। उसने मुझे बोला कि यह अंत था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। मैं उसके साथ वहां कमरा 6 में ही रहूंगा। मैं और ये सब झेल नहीं सकता था। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और दीवार पर जोर लगाया। मुझे पता था कि अंततः मैं दीवार को तोड़ दूंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, और अचानक से शैतान वहां से गायब हो गया। मैं सन्नाटे में रह गया। मैं धीरे से घूमा और कमरा बिल्कुल वैसा था जैसा जब मैं इस कमरे में घुसा था उस समय था। केवल एक कुर्सी और एक लैंप। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास इसके लिए समय नहीं था। मैं वापस साथ की ओर मुड़ा और थोड़ा पीछे कूद गया। मैंने जो देखा वह एक दरवाजा था। ये वह नहीं था जिसे मैंने खरोचा था, बल्कि यह एक प्रॉपर दरवाजा था जिस पर एक बड़ा सात लगा हुआ था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे नॉब घुमाने में थोड़ा समय लगा। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, दरवाजे की ओर देखता रहा। मैं कमरा 6 में नहीं रहना चाहता था। मैं सोच रहा था कि अगर कमरा 6 इतना खतरनाक था तो कमरा 7 में मेरा क्या हाल होगा। मैं शायद 1 घंटे तक वहां खड़ा रहा, बस उस 7 नंबर को देखता रहा। आखिरकार एक गहरी सांस के साथ मैंने नॉब घुमाए और कमरा 7 का दरवाजा खोला। मैं मानसिक रूप से थका हुआ और शारीरिक रूप से कमजोर होकर दरवाजे से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। मेरे पीछे का दरवाजा बंद हो गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां था। मैं बाहर था। कमरा 5 की तरह बाहर नहीं, बल्कि वास्तव में बाहर। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। मैं रोना चाहता था। मैं अपने घुटनों पर गिर गया और कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं आखिरकार उस नरक से बाहर आ गया। मुझे उस पुरस्कार की भी परवाह नहीं थी जिसका वादा किया गया था। मैं अपनी कार तक गया और घर चला गया, ये सोचते हुए कि घर जाके नहाना कितना अच्छा महसूस करवाएगा मुझे। जैसे ही मैं अपने घर की ओर बढ़ा, मुझे बेचैनी महसूस हुई। नो एंड हाउस छोड़ने की खुशी फीकी पड़ गई थी और मेरे पेट में डर धीरे धीरे घर कर रहा था। मुझे पता नहीं, कुछ तो अजीब लग रहा था। मैं घर पहुंचा और सामने के दरवाजे की ओर चला गया। मैं अंदर गया और तुरंत अपने कमरे में चला गया। वहां मेरे बिस्तर पर मेरी बिल्ली बास्करविले थी।
वह पहली जीवित चीज थी जिसे मैंने पूरी रात में देखा था और मैं उसे सहलाने के लिए पहुंचा। उसने गुर्राया और मेरे हाथ पर पंजा मारा। मैं सदमे में आ गया क्योंकि उसने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था। मैंने सोचा, जो भी हो, वह एक बूढ़ी बिल्ली है। मैं फिर नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं खाने के लिए कुछ बनाने के लिए रसोई में गया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और परिवार के कमरे में चला गया। हालांकि मैंने जो देखा वह हमेशा के लिए मेरे दिमाग में अंकित हो गया। मेरे माता पिता नग्न और खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। उन्हें लगभग अज्ञात अवस्था में क्षत विक्षत कर दिया गया। उनके अंगों को काटकर उनके शरीर के बगल में रख दिया गया और उनके सिर उनकी छाती पर रख दिए गए। सबसे परेशान करने वाली बात उनके चेहरे थे। वे मुस्कुरा रहे थे जैसे वे मुझे देखकर खुश हुए हों। मैंने वहां परिवार के कमरे में उल्टी की और सिसकने लगा। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ था, वे उस समय मेरे साथ भी नहीं रहते थे। मैं अंदर तक हिल गया था। फिर मैंने उसे देखा, एक दरवाजा जो पहले कभी नहीं था। एक दरवाजा जिस पर 8 खून से लिखा हुआ था। मैं अभी भी घर में था। मैं अपने पारिवारिक कक्ष में खड़ा था लेकिन मैं कमरे 7 में था। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ, मेरे माता पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे मेरे माता पिता नहीं थे, वे नहीं हो सकते थे, लेकिन वे बिल्कुल उनके जैसे दिखते थे। 8 का निशान वाला दरवाजा कमरे के उस पार था, मेरे सामने क्षत विक्षत शवों के पीछे। मुझे पता था कि मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन उस पल मैंने हार मान ली। मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे मन में कौंध गए, उन्होंने मुझे वहीं खड़ा कर दिया जहां मैं खड़ा था। मुझे फिर से उल्टी हुई और मैं लगभग गिर गया। फिर गुनगुनाहट लौट आई। ये पहले से कहीं अधिक तेज थी और इससे घर भर गया और दीवारें हिल गईं। गुनगुनाहट ने मुझे चलने पर मजबूर कर दिया। मैं धीरे धीरे चलने लगा, दरवाजे और शवों के करीब जाने लगा। मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, चलना तो दूर की बात है, और जितना अधिक मैं अपने माता पिता के करीब आता गया, उतना ही मैं आत्महत्या की भावना के करीब आता गया। दीवारें अब इतनी जोर से हिल रही थीं मानो ऐसा लग रहा था कि वे ढह जाएंगी, लेकिन फिर भी चेहरे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही मैं करीब आया, उनकी नजरें मेरा पीछा कर रही थीं। मैं अब दोनों शवों के बीच था, दरवाजे से कुछ फीट की दूरी पर। कटे हुए हाथ कालीन के ऊपर से मेरी ओर बढ़ने लगे, जबकि चेहरे घूरते रहे। मुझ पर नया आतंक छा गया और मैं तेजी से चलने लगा। मैं उन्हें बोलते हुए सुनना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि उनकी आवाज मेरे माता पिता से मेल खाए। उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया और हाथ मेरे पैरों से 1 इंच की दूरी पर थे। डर के मारे मैं दरवाजे की ओर लपका, उसे खोला और अंदर घुसते ही बंद कर दिया। अब मैं था कमरा 8 में। मेरा हो गया था। जो कुछ मैंने अभी अभी अनुभव किया था, उसके बाद मुझे पता था कि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझ पर असर कर पाए या जिससे मैं जीवित न रह सकूं। नरक की आग से कम कुछ नहीं था जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। दुर्भाग्य से मैंने नो एंड हाउस की क्षमताओं को कम करके आंका, क्योंकि कमरा 8 में चीजें और अधिक परेशान करने वाली और अधिक भयानक हो गईं। कमरा 8 में मैंने जो देखा उस पर विश्वास करने में मुझे अब भी परेशानी हो रही है। ये कमरा 4 और 6 की कार्बन कॉपी था, लेकिन आमतौर पर खाली कुर्सी की जगह इस बार इस पर एक आदमी बैठा था। मैं बहुत भयभीत हो गया, मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि कुर्सी पर बैठा आदमी मैं ही था। ऐसा कोई नहीं जो मेरे जैसा दिखता हो, यह मैं था, डेविड विलियम्स। मैं करीब चला गया। भले ही मैं इसके प्रति आश्वस्त था, फिर भी मुझे इसे बेहतर ढंग से देखना था। उसने मेरी ओर देखा और मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू थे। प्लीज, वह फुसफुसाया। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज मुझे चोट न पहुंचाओ। क्या? मैंने पूछ लिया। आप कौन है? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने वाला हूं। हाँ तुम हो, वह अब रो रहा था। आप मुझे चोट पहुंचाने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। वह कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठ गया और आगे पीछे हिलने लगा। ये वास्तव में बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि वह मेरे जैसा था, हर तरह से एक जैसा। सुनो, तुम कौन हो? अब मैं अपने हमशक्ल से कुछ ही फीट की दूरी पर था।
वहां खड़े होकर खुद से बात करना अब तक का सबसे अजीब अनुभव था। मैं डरा हुआ नहीं था, लेकिन शायद मैं जल्द ही डरने वाला था। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बस शांत हो जाओ, ठीक है? और फिर मैंने उसे देखा। नीचे बैठे डेविड ने मेरे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, केवल उसकी शर्ट पर 9 नंबर की कढ़ाई वाले एक छोटे लाल पैच को छोड़कर। तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, प्लीज मत करो, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। मेरा ध्यान उस 9 नंबर के ऊपर ही था। मैं ठीक ठीक जानता था कि यह क्या था। पहले कुछ दरवाजे सादे और सरल थे, लेकिन कुछ समय बाद वे थोड़े अधिक कठिन हो गए। 7 को दीवार में छुपाया गया और मेरे खरोचने पर वह दरवाजा सामने आया। मेरे माता पिता के कटे हुए शरीरों के टुकड़ों को पार करके 8 नंबर का गेट मिला। लेकिन 9 की संख्या एक व्यक्ति पर थी, एक जीवित व्यक्ति पर। इससे भी बदतर, यह एक ऐसे व्यक्ति पर था जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। डेविड, मुझे पूछना पड़ा। हाँ, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। उसने रोते रोते हिलना जारी रखा। उसने मुझे उत्तर दिया। वह मैं ही था, उसकी आवाज बिल्कुल मेरे जैसी थी। लेकिन वह 9। जब वह अपनी कुर्सी पर बैठा रो रहा था तो मैं कुछ मिनट तक इधर उधर घूमता रहा। कमरे में कोई दरवाजा नहीं था और कमरे 6 की तरह जिस दरवाजे से मैं आया था वह भी गायब हो चुका था। किसी कारण से मैंने मान लिया कि इस बार खुजलाने से मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। मैंने कुर्सी के चारों ओर की दीवारों और फर्श का अध्ययन किया, अपना सिर उसके नीचे डाला और देखा कि नीचे कुछ है या नहीं। दुर्भाग्य से वहां था। कुर्सी के नीचे एक चाकू था। उसके ऊपर एक टैग था जिस पर लिखा था, डेविड को नो एंड हाउस के मैनेजमेंट की ओर से। जब मैंने वह टैग पढ़ा तो मेरे पेट में जो अनुभूति हुई वह कुछ भयावह थी। मैं उल्टी करना चाहता था और आखिरी चीज जो मैं करना चाहता था वह उस कुर्सी के नीचे से चाकू निकालना था। दूसरा डेविड अभी भी रो रहा था। मेरा दिमाग अनसुलझे सवालों के घेरे में घूम रहा था। इसे यहाँ किसने डाला और उन्हें मेरा नाम कैसे मिला? मैंने लकड़ी के ठंडे फर्श पर घुटने टेक दिए और खुद को उस कुर्सी पर बैठे हुए देखा, बेकाबू होकर रोते हुए और खुद से दया की भीख मांगते हुए। ये सब झेलने के लिए बहुत अधिक था। मैनेजमेंट इस पूरे समय मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा था। किसी कारण से मेरे विचार मेरे मित्र की ओर मुड़ गए और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह यहां तक पहुंचने में कामयाब हुआ होगा या नहीं। क्या उसको भी उसका हमशक्ल ऐसे ही कुर्सी पर रोता हुआ मिला होगा? मैंने उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैंने कुर्सी के नीचे से चाकू निकाला और तुरंत दूसरा डेविड चुप हो गया। डेविड, उसने मेरी आवाज में कहा, आपको क्या लगता है कि आप क्या करने जा रहे हैं? मैंने खुद को जमीन से उठाया और चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। मैं यहां से निकलने वाला हूं। डेविड अभी भी कुर्सी पर बैठा था, हालांकि अब वह बहुत शांत था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर देखा। मैं नहीं बता सकता कि वह हंसने वाला था या मेरा गला घोंटने वाला था। धीरे धीरे वह कुर्सी से उठा और मेरी ओर मुंह करके खड़ा हो गया। यह अननेचुरल था। उसकी ऊंचाई और यहां तक कि उसके खड़े होने का तरीका भी मुझसे मेल खाता था। मैंने चाकू के रबर वाले हिस्से को अपने हाथ में महसूस किया और उसे कसकर पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे इसकी आवश्यकता होगी। अब उसकी आवाज मेरी आवाज से थोड़ी गहरी हो गई और वो उस गहरी आवाज में बोलने लगा, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने जा रहा हूं और मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं बस उस पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं उस पर चढ़ चुका था और मैं चाकू तानकर तैयार था। उसने भयभीत होकर मेरी ओर देखा। यह ऐसा था जैसे मैं कांच में खुद को देख रहा था। फिर गुनगुनाहट वापस लौट आई, धीमी और दूर से, हालांकि मुझे अभी भी यह मेरे शरीर की गहराई में महसूस हो रही थी। मेरे हमशक्ल ने मेरी ओर देखा। गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी और मुझे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ।
एक तेज चाल से मैंने चाकू नीचे किया, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे हमशक्ल की छाती को छेदता, कमरे में अंधेरा छा गया और मैं खुद को गिरता हुआ महसूस करने लगा। मेरे चारों ओर का अंधेरा ऐसा था जैसा मैंने उस समय तक कभी अनुभव नहीं किया था। कमरा 3 में अंधेरा था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा अब था, जिसने मुझे अभी पूरी तरह से घेर लिया था। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं थोड़ी देर बाद गिर रहा हूं या नहीं। मैं भारहीन महसूस कर रहा था, अंधेरे में ढका हुआ था। तभी मुझ पर गहरी उदासी छा गई। मैं खोया हुआ, उदास और अकेला महसूस कर रहा था। मेरे मन में अपने माता पिता की मौत की उदासी घर कर गई। मैं जानता था कि जो मैंने अनुभव किया वो असली नहीं था, लेकिन मैंने इसे देखा था और मन को यह अंतर करने में परेशानी होती है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं है। दुख और भी गहरा हो गया। अब मैं फाइनली रूम 9 में था। अंतिम कमरा। और यह बिल्कुल वैसा ही था। अंत। नो एंड हाउस का कोई अंत नहीं था और मैं उस तक पहुंच गया था। उस क्षण मैंने हार मान ली। मैं जानता था कि मैं हमेशा उस मध्यवर्ती स्थिति में रहूंगा, जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। यहां तक कि मुझे स्वस्थ रखने के लिए वहां गुनगुनाहट भी नहीं थी। मेरे चारों ओर का अंधेरा ऐसा था जैसा मैंने उस समय तक कभी अनुभव नहीं किया था। कमरा 3 में अंधेरा था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा अब था, जिसने मुझे अभी पूरी तरह से घेर लिया था। मुझे ये भी यकीन नहीं था कि मैं थोड़ी देर बाद गिर रहा हूं या नहीं। मैं भारहीन महसूस कर रहा था, अंधेरे में ढका हुआ था। तभी मुझ पर गहरी उदासी छा गई। मैं खोया हुआ, उदास और अकेला महसूस कर रहा था। मेरे मन में अपने माता पिता की मौत की उदासी घर कर गई। मैं जानता था कि जो मैंने अनुभव किया वो असली नहीं था, लेकिन मैंने इसे देखा था और मन को यह अंतर करने में परेशानी होती है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं है। दुख और भी गहरा हो गया। अब मैं फाइनली रूम 9 में था। अंतिम कमरा। और यह बिल्कुल वैसा ही था। अंत। नो एंड हाउस का कोई अंत नहीं था और मैं उस तक पहुंच गया था। उस क्षण मैंने हार मान ली। मैं जानता था कि मैं हमेशा उस मध्यवर्ती स्थिति में रहूंगा, जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं होगा। यहां तक कि मुझे स्वस्थ रखने के लिए वहां गुनगुनाहट भी नहीं थी। मैं सारे होश खो बैठा था। मैं खुद को महसूस नहीं कर सका। मैं कुछ भी नहीं सुन सका। यह नजारा बिल्कुल बेकार था। मैंने अपने मुंह में स्वाद खोजा और कुछ नहीं मिला। मुझे पूरी तरह खोया हुआ महसूस हुआ। मुझे पता था कि मैं कहाँ था। ये नर्क था। कमरा 9 नरक था। फिर मुझे लगा कि जमीन मेरे नीचे आ गई है और मैं खड़ा हूँ। एक दो क्षण अपने विचारों और इंद्रियों को इकट्ठा करने के बाद मुझे एक छोर पर लाइट दिखी। मैं धीरे धीरे उस लाइट की ओर चल पड़ा। जैसे ही मैं रोशनी के पास पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि यह एक भारी पर्दे में एक लंबी दरार थी। मैंने धीरे धीरे दरार से अपना रास्ता आगे बढ़ाया और खुद को वहीं पाया जहां से मैंने शुरू किया था, नो एंड हाउस के प्रवेश कक्ष में। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने इसे छोड़ दिया था, अभी भी खाली और अभी भी बचकानी हैलोवीन सजावट से सजा हुआ। उस रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद भी मैं इस बात को लेकर चिंतित था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कुछ अलग खोजने की कोशिश में जगह के चारों ओर देखा। मेज पर एक सादा सफेद लिफाफा था जिस पर मेरा नाम हस्तलिखित था। बेहद उत्सुक, फिर भी सतर्क, मैंने लिफाफा खोलने का साहस जुटाया। अंदर एक पत्र था जिसमें लिखा था, डियर मिस्टर विलियम्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप नो एंड हाउस के अंत तक पहुंच गए हैं। कृपया इस पुरस्कार को महान उपलब्धि के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। हमेशा के लिए आपका, नो एंड हाउस का मैनेजमेंट। लिफाफे में $100 के 5 स्पष्ट बिल थे। मैं हंसने लगा, ऊंची ऊंची उन्माद भरी हंसी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। मैं उस चीज के लिए हंसा जो घंटों की तरह लग रही थी। जब मैं अपनी कार की ओर निकला तो मैं हंसा, जब मैं घर चला गया तो मैं हंसा और जब मैं अपनी ड्राइववे में पहुंचा तो मैं हंसा। जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा, मैं हंसा, मैं अपने सामने के दरवाजे तक जाते हुए हंसा और मैं हंसा जब मैंने देखा कि लकड़ी में छोटी सी संख्या 10 खुदी हुई थी।